जुलाई 2026 के मानसून सत्र में भारत के संविधान के सीने में खंजर घोंपने की पूरी तैयारी कर ली गई है। याद कीजिए पिछला बजट सत्र परिसीमन बिल को महिला आरक्षण की आड़ में पिछले दरवाजे से थोपने की कैसी भयंकर साजिश रची गई थी। लेकिन 12 साल के इतिहास में पहली बार राहुल गांधी की अगुवाई में समूचे विपक्ष ने एकजुट होकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उस सियासी घेराबंदी को चकनाचूर कर दिया। मोदी जी को संसद में एक ऐसी करारी हार मिली जिसकी गूंज से पूरी सत्ता कांप उठी थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो सत्ता कुर्सी को अपनी जागीर समझती है वो इतनी आसानी से हार मान लेगी? हरगिज नहीं। हार से बौखलाई ये सरकार अब एक ऐसा ब्रह्मास्त्र ला रही है जो सीधे तौर पर संविधान की आत्मा का सामूहिक खात्मा कर देगा। हम बात कर रहे हैं 130वें संविधान संशोधन विधेयक की, जिसे मानसून सत्र में पास कराने की तैयारियां जोरों पर हैं। सुनने में यह एक आम कानूनी प्रक्रिया लग सकती है, लेकिन पन्नों में जो इसके खतरनाक जहर छुपा है वो किसी भी विपक्षी मुख्यमंत्री या मंत्री को रातों रात सड़क पर ला सकता है। इस बिल का प्रावधान क्या है, जरा दिल थाम कर सुनिएगा। बिल कहता है कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा हो में गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिन तक न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत में रहता है तो 31वें दिन उसकी कुर्सी स्वतः ही छिन जाएगी। यानी कोई इस्तीफा नहीं देना होगा, राष्ट्रपति या राज्यपाल के किसी बर्खास्तगी का इंतजार नहीं करना होगा और सबसे बड़ी बात, बिना किसी दोष सिद्धि के ही उसे पदमुक्त मान लिया जाएगा। सिर्फ 30 दिन की जेल और जनता द्वारा प्रचंड बहुमत से चुनी हुई सरकार धड़ाम। अब इस खतरनाक गणित की केमिस्ट्री समझिए। हाल ही में लागू हुई भारतीय न्याय संहिता BNS को याद कीजिए। इस नए आपराधिक कानून के तहत पुलिस या जांच एजेंसियों को 30 दिन से ज्यादा हिरासत मांगने की खुली छूट दे दी गई है। अब इन दोनों को जोड़कर देखिए, ईडी या CBI जो आज सत्ता के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है, वो किसी भी गैर बीजेपी मुख्यमंत्री के खिलाफ काम पर लगा दी जाएगी और अब उसे पावर है कि 30 दिन से ज्यादा की हिरासत मांग सकती है। मान लीजिए कल को किसी विपक्षी राज्य जैसे कर्नाटक, तेलंगाना या केरल के मुख्यमंत्री को टारगेट करना हुआ तो एजेंसी किसी भी अरे गहरे व्यक्ति से एक फर्जी एफिडेविट लिखवाएगी। बिना किसी ठोस सबूत के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है, कोर्ट में जानबूझकर तारीखें टलवाई जाएंगी और BNS के तहत उन्हें 30 दिन हिरासत में रखा जाएगा। 31वें दिन उनका मुख्यमंत्री पद छिन जाएगा, राज्य में संवैधानिक संकट पैदा होगा, पार्टी में विद्रोह कराया जाएगा, विधायकों की खरीद फरोख्त होगी और पीछे के दरवाजे से यह पार्टी अपनी सरकार बना लेगी। और जब सरकार गिर जाएगी तब 40वें दिन एजेंसी कोर्ट में आकर कहेगी, सॉरी माय लॉर्ड, हमें सबूत नहीं मिले, हम चार्जेस वापस ले रहे हैं। लेकिन तब तक क्या होगा? तब तक तो विपक्ष के मुख्यमंत्री का सियासी सर कलम हो चुका होगा। साक्षात प्रमाण सोरेन से लेकर वांगचुक तक, यह कोई ख्याली पुलाव या हाइपोथेटिकल थ्योरी नहीं है, इसके साक्षात प्रमाण हमारे सामने बिखरे पड़े हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में रखा गया। जब उन्हें जमानत मिली तो अदालत ने जांच एजेंसियों को जमकर धुतकारा। कोर्ट ने पूछा कि जिस आदिवासी की जमीन हड़पने का आरोप है वो जमीन आखिर है कहां? क्या मुख्यमंत्री ने वहां कोई बोर्ड लगाया? क्या वहां ट्रैक्टर चलाया? कोई सबूत नहीं मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उदाहरण आपके सामने है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को तो 100 करोड़ की वसूली के आरोप में 13 महीने जेल में सड़ाया गया। बाद में अदालत में पता चला कि आरोप सिर्फ अधिकारियों की गपशप पर आधारित था। लद्दाख के सोनम वांगचुक को 3 महीने तक देशद्रोह के फर्जी केस में जेल में रखा गया और बाद में सरकार ने बेशर्मी से केस वापस ले लिया। यही इनका असली चाइना मॉडल है, विपक्ष को कुचलने का सबसे खौफनाक और प्रलंकारी कानून। जब यह बिल पिछले साल अगस्त में लाया गया था तो विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया था। इसके बाद एक पाखंड रचा गया। 31 सदस्यों वाली एक संयुक्त सदस्यीय समिति यानी JPC बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी को सौंप दी गई। इस JPC में सत्ता पक्ष का बहुमत है। इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दलों ने इस समिति का यह कहकर बहिष्कार किया कि यह सिर्फ एक रबर स्टैंप है। लेटेस्ट खबर यह है कि 17 जुलाई 2026 को यह समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम मंजूरी देने जा रही है और ठीक उसके बाद 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इस पर जो कहा मैं उसे यहां कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है, यह मूल कानूनी सिद्धांत का सीधा उल्लंघन है कि जब तक दोषी कोई साबित न हो तब तक वह निर्दोष है।
इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यह विधेयक सजा के बजाय सिर्फ हिरासत को ही पद छीनने का अधिकार बना रहा है। पीआरएस इंडिया जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं की रिपोर्ट भी चीख चीख कर कह रही है कि इस संविधान के मूल ढांचे पर सीधा हमला है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और एनसीपी एसपी की सुप्रिया सूले जैसे नेता जेपीसी में अपना असहमति नोट दाखिल करने वाले हैं, लेकिन सरकार अपने प्रचंड अहंकार में उसे किनारे कर ही देगी। इस बिल के पक्ष में सत्ताधारी प्रवक्ताओं का लॉजिक सुनकर आप अपना सिर पीट लेंगे। वो टीवी चैनलों पर बैठकर कहते हैं, देखिए मोदी जी का कितना बड़प्पन है, उनका दिल कितना बड़ा है, उन्होंने इस बिल के दायरे में खुद प्रधानमंत्री के पद को भी रखा है। अरे भाई, पूरे देश की जनता को क्या मूर्ख समझ रखा है? संसदीय मर्यादा मुझे कठोर शब्द बोलने से रोकती है, वरना जो शब्द इसके लिए होना चाहिए वो असंसदीय ही होगा। जिस प्रधानमंत्री की तरफ आंख उठाने वालों की आंखें और करियर दोनों खतरे में पड़ जाते हैं, उसे कौन सी पुलिस या सीबीआई जेल में डालेगी? मोदी जी पर कौन सा कानून लागू होगा? अब तक ईडी सीबीआई ने 14 बड़े राजनेताओं को उठाया है और 14 के 14 विपक्ष के हैं, बीजेपी का एक भी नहीं। प्रामाणिकता और राजनीति सुचता का ज्ञान वो लोग दे रहे हैं जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन है, जिसने खुद चुनाव प्रचार में सबसे भ्रष्ट बताया, उसे महाराष्ट्र में मंत्री बना दिया गया। जिन पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े केस थे, वो आज असम से लेकर दिल्ली तक इनके साथ सत्ता की मलाई खा रहे हैं। जो कैमरे पर नगद पैसे लेते पकड़े गए, उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई और आज ये हमें ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं। इन सब साजिशों को सफल बनाने में सबसे बड़ा रोल उन संस्थाओं का भी लगता है जिन्हें निष्पक्ष होना चाहिए था, लेकिन आज वो सत्ता के सामने रेंग रही है। चुनाव आयोग का हाल आपने 2024 और 2025 के चुनावी विवादों में देख ही लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में चुनाव आयोग ने जिस तरह से सरकार के मनमाफिक नैरेटिव को आगे बढ़ाया, वह लोकतंत्र के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं है। जब देश का चुनाव आयोग ही कटघरे में खड़ा हो, जब धांधली के आरोपों पर निष्पक्ष जांच के बजाय लीपापोती की जाए, तो समझ लीजिए कि मोदी शाह सरकार ने लोकतंत्र के हर खंबे को भीतर तक खोखला कर दिया है। अब आते हैं असली गणित पर। यह एक संविधान संशोधन है जिसे पास कराने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की दरकार है। लोकसभा की बात करें तो 543 सांसदों वाले सदन में सरकार को लगभग 360 वोटों की जरूरत है। आज की तारीख में एनडीए के पास 293 सांसद हैं। अगर टीडीपी और जेडीयू जैसी बैसाखियों को मिला लें तो भी आंकड़ा 325 के आसपास ही टिकता है। यानी लोकसभा में मोदी सरकार 35 सांसद पीछे है। राज्यसभा में 242 की स्ट्रेंथ है, वहां 162 का आंकड़ा चाहिए। सरकार के पास लगभग 141 सांसद हैं, यानी वहां भी 21 सांसदों की भारी कमी है। यही वजह है कि ऑपरेशन लोटस का पार्ट 2 बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक विपक्षी सांसदों को डराने, धमकाने और खरीदने का अभियान जारी है। टीएमसी के सांसदों से इस्तीफे दिलवाकर राज्यसभा की स्ट्रेंथ गिराने की साजिश रची जा रही है ताकि 2/3 का जादुई आंकड़ा नीचे आ जाए। शरद पवार की एनसीपी को पूरी तरह खत्म करने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। यही नहीं, अभी केरला में, तमिलनाडु में और भी अन्य राज्यों में ऑपरेशन लोटस की स्क्रिप्ट चल ही रही है। मानसून सत्र महज एक संसदीय सत्र नहीं है, बल्कि एक लिटमस टेस्ट है। इस बिल को लाकर सरकार यह भी चेक करना चाहती है कि उनकी व्यवस्था कितनी मुकम्मल हो चुकी है। अंत में बस इतना कहूंगा, अगर 130वां संविधान संशोधन बिल पास हो गया तो समझ लीजिए कि देश में विपक्ष का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म होने की संभावना है। फिर सत्ता को संविधान बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी संविधान की आड़ में एक ऐसी अघोषित तानाशाही स्थापित हो जाएगी जहां वोट डालने का अधिकार मात्र एक मजाक बनकर रह जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में बेबाकी से अपनी राय जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।